हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज मेवाराम चौधरी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं ज्ञान धर्म यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए का पेपर नंबर 10 और उम्मीद है आप लोगों ने पिछले वाले पेपर देखे होंगे तो ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम 1 घंटे के अंदर सुपर 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जो आपके जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर लेना। तो सो लेट स्टार्ट। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद है कि हम अच्छे से इसे पेपर को भी कंप्लीट कर लेंगे। राइट, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट h, यानी वर्टिकल पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है h है और उसका यहाँ पे ग्राउंड पे शैडो पड़ रहा है। तो शैडो की लेंथ है वो कभी h बोल रहे हैं, ठीक है, तो कभी ये शैडो यहाँ तक पहुंच रहा होगा, ये h है। फिर कुछ दूसरे मोमेंट पे ये शैडो की लेंथ कितनी हो जाती, 2h हो जाती है। और एक तीसरा मोमेंट है जिस पे शैडो की लेंथ कितनी हो जाती, 3h हो जाती है। तो आपको बताना है कि एलिवेशन क्या होगा। तो ये पॉइंट लेफ्ट से ए, बी एंड सी है, ठीक है। तो आपको इस ए का एलिवेशन फाइंड आउट करना है, बी का एलिवेशन और सी का एलिवेशन फाइंड आउट करना है। क्या आपको यहाँ पे समझ में आ गया? अगर ये समझ में आया है तो आप इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए क्या करोगे, तो देखो ये 90 डिग्री पे हो गई और ये मान लेते कोई बी पॉइंट है। राइट, तो मुझे एलिवेशन निकालना था। लेट से θ1 है, इसको मैं θ2 एज्यूम कर लेता हूँ और इसको θ3 एज्यूम कर लेता हूँ। अब आपको एलिवेशन निकालने तो आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा। तो मैं tan की मदद लेंगे तो tan θ1 कितना हो जाएगा, h/h यानी 1। तो मुझे θ1 तो डायरेक्टली मिल रहा है, π/4 आ रहा है। राइट, अब सेकंड ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल देखना पड़ेगा आपको, आप यहां से देखोगे ओ बी डी। पहले हमने कौन सा देखा था, ओ ए डी ट्रायंगल देखा था। ओ बी डी ट्रायंगल देखेंगे तो उसमें से tan θ2 नजर आएगा। कितना नजर आएगा, h/2h इन 1/2 नजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से θ2 निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। राइट, अब थर्ड वाला पार्ट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ सी बी और यहां से मैं लिखूंगा tan θ3, वो कितना बनेगा h/3h जो कि होता है 1/3। तो tan θ3 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/3। अब मुझे क्या करना था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो सम ऑफ एलिवेशन लिखेंगे तो आपको यहां से ये कुछ ऐसा नजर आने लगेगा, थीटा इक्वल टू सम कर दिया θ2 प्लस θ3। अब ये वाला कितना है आपका, π/4 है और ये दोनों tan इनवर्स में। अब tan इनवर्स में है तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, बस ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं आपके सामने कर ही रहा हूँ। तो इसको लिखेंगे तो 1/2 1/3 माइनस कितना हो जाएगा 1/6 और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये tan इनवर्स 1 नजर आएगा। कैलकुलेशन के बाद में tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है। तो π/4 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, π/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाना है ताकि टाइम भी आपका ज्यादा इसमें नहीं जाए और क्वेश्चन भी सही हो जाए। राइट, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। ये एनटी का सॉल्यूशन था। राइट, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेंगे एक बार तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ, जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो क्या करते हैं, LHD निकालते हैं। क्या करते हैं, LHD निकालते हैं और वही से RHD निकालते हैं और वो दोनों इक्वल रख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, वो भी डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको समझिए आप। तो आपके पास में फॉर्मूला है LHD का कितना होता है, या मैं RHD निकालना चाहता हूँ। तो लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h
माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच, राइट। मैंने क्या निकाल ली, आर एच डी निकाल ली। अब आपको यहाँ पे रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर लेनी है। f0 प्लस एच का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एच ही होगा, तो यहाँ पे एच की पावर पी और कॉस 1/h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी, 0 है। यहाँ पे देखो ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाई एच। अब यहाँ पे आते हैं और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो h की पावर p माइनस 1 और cos 1/h होता है, राइट। अब बताओ, आप सबने बचपन में अच्छे से या ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है कि cos आपका 1/h है, ये -1 और 1 के बीच में ही रहने वाला है। cos 1/h की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। अब फाइनाइट वैल्यू आएगी तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है यहाँ तक, और उसके साथ में जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है ये भी एक फाइनाइट वैल्यू दे तो मेरा काम चल सकता है। भाई ये आपका -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, अब उसके साथ में मल्टीप्लाई वाला पार्ट है ये भी एक फाइनाइट हो जाए तो काम हो सकता है, ये क्या हो जाए, फाइनाइट वैल्यू हो जाए, यानी कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू दे दे, फाइनाइट वैल्यू हो जाए। अब बताओ ये फाइनाइट होना किस पे निर्भर डिपेंड करेगा, तो ये जब मैं h की जगह 0 रखूंगा तो 0 की पावर p माइनस 1 होगा, क्या होगा, 0 की पावर p माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, यदि p माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर मेरा पावर पॉजिटिव है तो ये 0 न्यूमरेटर में रहेगा और 0 मल्टीप्लाई होकर ये कंप्लीट वैल्यू 0 कर देगा। लेकिन अगर p माइनस 1 को मैंने नेगेटिव रख दिया तो ये आपको ऐसा नजर आएगा, 1/0 हो जाएगा, विच इज अनडिफाइंड, ठीक है, विच इज अनडिफाइंड। तो आपको ये डिफाइंड बनाए रखने के लिए p माइनस 1 को पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, p माइनस 1 को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। अब पॉजिटिव रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं, तब जाके डिफाइंड होगा, और डिफाइंड होने पे लिमिट कितनी आ जाएगी, 0। सिमिलरली आपको एलएचडी के अंदर भी यही मिलेगा, बस माइनस का फर्क होगा। एलएचडी के अंदर क्या होगा, एक माइनस आगे चल रहा होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होगा। यहाँ पे एच की जगह माइनस एच आ जाएगा, ओके, नीचे माइनस एच और यहाँ पे कॉस 1/h, कॉस में माइनस का फर्क पड़ता है और इसके आगे लिमिट लगी होगी। तो सेम यही पे कि हमको यहाँ पे जो भी डिसीजन लेने वो अकॉर्डिंग टू पावर लेने, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पावर डिसीजन लेने। तो आपके पावर के सॉरी 0 के ऊपर क्या पावर लगाएं कि डिफाइन बना रहे हैं, तो 0 के ऊपर आपको पॉजिटिव पावर लगानी पड़ेगी जिससे डिफाइन बना रहे हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यदि मुझे ये फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनाए रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, अगर कंटिन्यूस बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर कंटिन्यूस बनाए रखना है तो कंटिन्यूटी के लिए आपको p की वैल्यू फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, p की वैल्यू 0 से ज्यादा रखनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, ये दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे साइन भी आ सकता था, कॉस है, कॉस की जगह साइन भी दे सकते हैं एग्जाम में, और फिर वहां से भी क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए, राइट। तो उम्मीद है जो बात मैंने समझाई वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का है, लिटिल बिट कैलकुलेटिव है, बट हाँ यही तरीके से सॉल्व होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो साइन क्यूब की टर्म दिख रही है, तो बच्चों आपको ये ध्यान होना चाहिए कि साइन क्यूब कब आता है, साइन 3x के फॉर्मूले में आता है। तो 3 sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगर मैं यहाँ से sin क्यूब x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4 आ जाएगी, राइट। ये वाली वैल्यू मेरे पास में sin क्यूब x की वैल्यू मिलेगी, तो 1/1 करके इनकी सबकी वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लगेगा पर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 sin x आपको इतना समझना है, 3 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा 1/4 सबके साथ में आएगा तो इसको बाहर लिख लेते हैं। अगले वाले में क्या आएगा, देखो 3 sin x, ये वाला पूरा x एज्यूम करना है आपको, तो 2π/3 ओके प्लस x माइनस साइन 3 टाइम, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π प्लस 3x हो जाएगा। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कट जाएगा, प्लस अब इस पे आते हैं तो 3 sin 4π/3x
माइनस साइन 4 पाई प्लस 3x, राइट। अब आपको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करना है ये थोड़ा सा यहाँ से सोचना है। तो देखो मेरे पास में जो वैल्यू निकल के आ रही है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग कर रखे इनको एक साथ लेना पड़ेगा। तो 3 ये हो गया आपका साइन एक्स, मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। अब इस पे आ जाओ, ये जो 3 साइन एक्स के साथ लिखा है, अब ये वाला पार्ट लिखेंगे। अब ये वाले पार्ट को साथ में लिखता हूँ, 3 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो ये साइन 2π/3x प्लस साइन 4π/3x, ये एक साथ आ गए और रिमेनिंग क्वांटिटी उनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो साइन 3x, अच्छा बताओ ये 2π का मतलब तो कोई होता नहीं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, तो ये साइन 3x और यहाँ पे भी ये साइन 3x आ जाएगा, राइट। ये ऐसा आपने लिख दिया क्वाड्रेंट वाइज। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, तो बहुत ही अब आसान सा रास्ता है, साइन एक्स है इसको रहने दो, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होगा 2 साइन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6π/3 तो 2π, जब इनको ऐड करेंगे तो c प्लस डी बाई 2 आएगा, साइन सी प्लस डी बाई 2 तो 2π/3 6π/3 इन 2π प्लस तो ये पाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस, इनको सब्ट्रैक्ट करिए, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, 2π/3 में से 4π/3 में से 2π/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2π/3 और उसको डिवाइड करेंगे तो ये π/3 आ जाएगा, राइट। अच्छा ये कितना हो गया 3 साइन 3x। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू 0 है अभी भी, इक्वल टू 0 कहीं भी है तो 1/4, अच्छा इसको लिखता हूँ तो 3 साइन x, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये मेरा क्वाड्रेंट वाइज देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन हो जाएगा और ये cos π/3 की 1/2 होती है तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन x ही आ जाएगा, राइट, और ये कितना हो जाएगा 3 साइन x इक्वल टू 0। अगर कोई गलती नहीं करी है मैंने तो ठीक है। यहाँ पे एक टर्म हमने लेफ्ट आउट कर दी थी, उसको मैं पहले ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म हमने ये वाली, इसको हम थोड़ा सा लिखना भूल गए साथ में, तो 3/4 cos 2x इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी 3/4 cos 2x इक्वल टू 0। बस सब कुछ सही चल रहा है बच्चों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक कर दी हो। ओके देखो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, अब मैं देख पा रहा हूँ तो ये कितनी वैल्यू बन गई साइन 3x माइनस प्लस cos 2x इक्वल टू 0, 3/4 कॉमन ले लिया, राइट, 3/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपके पास में क्या आ रहा है साइन 3x इक्वल टू cos 2x आ रहा है, ठीक है, साइन 3x इक्वल टू cos 2x आ रहा है। कैसे सॉल्व करना चाहिए बताओ, तो उसका तरीका होता है कि ये जैसे भी रिजल्ट आ जाए कभी भी इस टाइप से आपके सामने तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये π/2 माइनस cos 2x। अच्छा अब आपको ये रिजल्ट याद आना चाहिए कि साइन x इक्वल टू साइन y आ जाए तो क्या लिखते हैं अपन, बताओ क्या लिखते हैं, x इक्वल टू लिखते हैं n π प्लस -1 n इंटू y लिखते हैं, याद है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x इज इक्वल टू ठीक n π प्लस -1 n और π/2 -2x, राइट। जब इनको n की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते जाओगे आप लोग, या आप चाहो तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग जाओगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। देख लो आप बेटर कौन सा है उसको अंडरस्टैंड बनाओ, cos π/2 -3x इक्वल टू cos 2x। तो आप यहाँ पे cos का रिलेशन अप्लाई करेंगे तो π/2 -3x इक्वल टू 2n π प्लस -2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना होगा, इस साइड में जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 2n π माइनस π/2 इसको लिखेंगे। तो यहाँ से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, दिस ऑप्शन इज बेटर, यहाँ पे आंसर दे पा रहा है, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, जब ये इस साइड में आएगा उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा
4n पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यानी यहाँ से x की वैल्यू मैं समझ पा रहा हूँ 4n पाई माइनस पाई बाई 10 हो जाएगा, ये x की वैल्यू। अब बताओ इसमें कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसकी n की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा, ठीक है। n आपका इंटीजर है तो n पे आप मत सोचिए। तो देखो ये वाला तो बाई 10 के कारण नहीं होगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, केवल इस ऑप्शन को होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ प्लस है और हमने n की इंटीजर माना है। तो इंटीजर वैल्यू को तो आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी, कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको ले सकते थे। दूसरा तरीका एक ये भी है कि आप इसमें n की वैल्यू एज्यूम करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट क्या हो सकता है, इस n के लिए यहाँ से x की वैल्यू उठाते और फिर वहां रखने की कोशिश करते, जिससे आंसर आ जाता, वो आपका आंसर सही हो जाता। लेट से यहाँ पे वैल्यू निकालता मैं n k की जगह 1 रख लेते तो ये पाई बाई 2 हो जाता है। अब पाई बाई 2 यहाँ रखने पे 0 हो रहा है तो वो आपका सॉल्यूशन है, पाई बाई 2 यहाँ रखने पे 0 हो रहा है तो वो सॉल्यूशन है। तो इस तरह से चेक भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एग्जाम में इतना लंबा आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है टफ है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दी, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, रियली ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन पता होना चाहिए ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की है, लेट्स से उसको मैं fx एज्यूम करता हूँ। तो ax स्क्वायर 2bx माइनस 5c इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये वाली जो कंडीशन है ये कुछ ना कुछ मुझे आइडिया दे रही है यहाँ से, ठीक है। कौन सी कंडीशन, इसको मैं थोड़ा सा आगे लिखता हूँ। तो कितना a प्लस b प्लस c इज ग्रेटर देन 9c बाई 4। इसको लिखेंगे तो 4a प्लस 4b और माइनस का 5c इज ग्रेटर देन 0। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? जब इस तरह से लिखोगे तो आपको ये कहीं न कहीं इसी से कंपेयर होता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ से जब मैं x की जगह, देखो x की जगह 2 रख दूं, क्या कर दूं, x की जगह 2 रख दूं, तो ये एक तरह से f ऑफ 2 ही बन गया। x की जगह 2 रख दें, कहाँ रखना है, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 2 रख दें तो ये f ऑफ 2 क्या बनेगा, ऊपर से देखो 4a प्लस 4b माइनस 5c बनेगा, जो कि यहाँ से मुझे पता लग रहा है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यहाँ से पता लग रहा है कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये मुझे रिलेशन किसके लिए दिया है, ये बताने के लिए दिया है कि आपकी फंक्शन की x इक्वल टू 2 पर वैल्यू पॉजिटिव है, फंक्शन की x इक्वल टू 2 पर वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। अब मैं यहाँ से ग्राफिकल अप्रोच लगाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे पूछा है कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए, उसकी क्या कंडीशन होगी ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो मुझे अभी इतना आइडिया लग गया कि मेरी x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन ऊपर है। अच्छा, अब फंक्शन ऊपर है तो इसका ग्राफ पॉसिबली कॉम्प्लेक्स रूट के लिए ऐसा ही हो सकता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट तभी देगा जब फंक्शन का ग्राफ ऊपर ही ऊपर रहे, ठीक है। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू है, इसका मतलब वो x एक्सिस से ऊपर ग्राफ रहा होगा तभी वैल्यू पॉजिटिव आई। अब मुझे कॉम्प्लेक्स रूट चाहिए या नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट चाहिए, इमेजिनरी रूट चाहिए। तो इमेजिनरी रूट कब होते हैं, जब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पैराबोला x एक्सिस को कट नहीं करे, और x एक्सिस को कट नहीं करें इसका मतलब वो x एक्सिस से ऊपर ही रहा होगा। क्या होगा, x एक्सिस से ऊपर ही रहा होगा या x एक्सिस से नीचे, बट ये कंडीशन फिर फुलफिल नहीं होगी f ऑफ 2 वाली। तो मेरे पास में एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ये ग्राफ x एक्सिस से ऊपर रहा होगा, राइट। अगर x एक्सिस से ऊपर रहा है तो सीधी सी बात है ओपनिंग अपवर्ड होगा, और ओपनिंग अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। ओपनिंग अपवर्ड है तो क्या होना चाहिए, आपका a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब a ग्रेटर देन 0 है तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे गए, a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड। कैसे मुझे लगा कि f ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो x एक्सिस से ऊपर, अब रूट नहीं है इसके, रियल रूट नहीं है, इसलिए वो x एक्सिस से ऊपर ही खेल रहा होगा, ठीक है। अब मुझे c के बारे में बता रहा है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए बताओ, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रहा होगा तो f ऑफ 0 भी क्या है, f ऑफ 0 भी क्या है, पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। f ऑफ 0 भी पॉजिटिव रहा होगा तो f ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ रही है, 5c। f ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 5c।
तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से सी लेस देन 0 होना चाहिए। सी क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो दो कंडीशन मिल गई मुझे, एक पॉजिटिव और सी नेगेटिव, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट है। तो ये f(2) का आइडिया मुझे सबसे पहले करना था। ओके, उम्मीद है ये पार्ट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और मैं हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को आपसे कहूंगा कि इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखें, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही, और वो आपका सही हो सकता है यदि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है इस टाइप के क्वेश्चन में, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि z माइनस आयटा अपॉन z प्लस आयटा इज प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? उसका रियल पार्ट क्या होगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तब होता है जब उसका रियल पार्ट 0 होता है। तो अब मुझे क्या करना है, z की वैल्यू अंडर मतलब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, और इसे को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो भी हमारे पास में z प्लस आयटा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, x z की जगह x प्लस आयटा वाई रखूंगा तो आयटा कॉमन आएगा, तो इधर से y माइनस 1 और नीचे x और आयटा कॉमन तो y प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x यहाँ पे x माइनस आयटा वाई प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए, तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो नीचे से अच्छे देख पा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दो पार्ट आएंगे, एक रियल पार्ट आएगा और एक आयोटा के साथ में क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है? रियल पार्ट को 0 करना है। अब रियल पार्ट 0 करना है तो यहाँ पे रियल वाला निकालो। अब बताओ रियल कैसे मिलता है? जब रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करते हैं या इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल मिलता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, रियल रियल से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा और माइनस आयोटा से हो जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि 1 होता है, और इधर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1। क्या समझ में आया कि मैंने रियल पार्ट कैसे लिखा है? अब इमेजिनरी पार्ट पे आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसमें इमेजिनरी के लिए प्योरली, क्वेश्चन में बोला गया प्योरली इमेजिनरी के लिए, प्योरली इमेजिनरी देन रियल पार्ट 0 होना चाहिए, रियल पार्ट इक्वल टू 0। अच्छा, रियल पार्ट कितना आ रहा है बताओ तो रियल पार्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है? मैंने इमेजिनरी भी कैलकुलेशन की ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, आपको रियल पार्ट को 0 करना है, इसलिए रियल पार्ट की कैलकुलेशन कर देते हैं। अब ये कंडीशन मेरे पास में आ चुकी है। अब पूछा क्या है? z प्लस 1/z के बारे में पूछा है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। z प्लस 1/z कैसे सॉल्व करते हैं? वापिस से इनकी वैल्यू पुट करिए, ठीक है। अब नीचे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस आयोटा वाई इधर आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। नीचे कितना आएगा बताओ, सोच के बताओ। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया होगा नहीं आया होगा? जो कि मुझे ऊपर से दिख रहा है कि वैल्यू कितनी है? 1 है, तो x प्लस आयोटा वाई और ये x माइनस आयोटा वाई ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो z प्लस 1/z मेरे पास कितना आ गया? 2x। क्या इतना समझ में आ गया? z प्लस 1/z की वैल्यू 2x आ गई, विच इज रियल, जो कि क्या है? रियल है, ठीक है। तो रियल है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसने बोला है कि z प्लस 1/z क्या हो सकता है? एनी नॉन जीरो रियल नंबर अदर देन 1, तो 1 तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी गलत हो गया, प्योर लिमिट गलत, 0 गलत, ये सही हो जाएगा। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप इक्वेशन है जिसमें जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाइए, डेफिनेटली आंसर आएगा, ठीक है, अपने पे भरोसा रखें। ओके, नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन। ये 3D क्वेश्चन है, वेक्टर 3D के अंदर से। तो क्या पूछा गया? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, यानी इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। दो डिस्टेंस होती है, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और एक अलाइन डिस्टेंस होती है जिसके अलोंग आपको निकालनी है। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि एक कोई पॉइंट है 1, 2 और 3 और यहाँ पे कोई प्लेन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऐसा प्लेन है। अब इस
पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो अगर ये प्लेन है तो बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है, ऐसे बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है। ऐसे सोचिए ये आपका रूम है, ये फर्श है और ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को रूम के साथ ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी लाइन बन सकती है ऐसे। लेकिन हमको क्या करनी है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड के अलावा निकालनी है। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड एक क्या लाइन है, क्या एक लाइन है। तो यहाँ पे ऐसे एक लाइन जारी होगी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो इसी की पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है, मेजर एलोंग, एलोंग का मतलब इसी की डायरेक्शन में। तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, समझिए इसी के जस्ट पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, इसको बोलते हैं एलोंग। ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये पॉइंट पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये आपको थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सोचना पड़ेगा कि देखो मैंने बोला डिस्टेंस कई सारी हो सकती है, बट इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या होगी, इस लाइन के अकॉर्डिंग केवल एक ही डिस्टेंस होगी जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये पॉइंट निकालने की कोशिश करूंगा। तो पहले बताओ आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, ये दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन में क्या होता है, डायरेक्शनल रेशियो सेम होते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1/1 y माइनस 2, क्योंकि 1 2 3 से पास हो रही है, और z माइनस 3/1 इक्वल टू लैम्डा। तो ये क्यू पॉइंट, ठीक है। तो क्यू पॉइंट में यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या आएगा मेरा क्यू पॉइंट, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 3। मैंने ये पॉइंट कैसे लिया समझ में आ गया। अच्छा ये पॉइंट कहाँ पे है, प्लेन में लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन के अंदर। तो प्लेन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो इसको प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन देखो क्या है, यदि आपके पास प्लेन की इक्वेशन, इस इक्वेशन में आपको ये पुट कर लेना है। तो मैं पुट कर रहा हूँ लैम्डा प्लस 1, फिर लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 5। ये यहाँ से कट जाएंगे और ये यहाँ से कट जाएंगे, तो लैम्डा 5 आ गया लैम्डा 5। लैम्डा 5 का मतलब पॉइंट क्या हो गया मेरा, 6, 7 और 8। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। नाउ डिस्टेंस पी क्यू, पी से क्यू तक की डिस्टेंस। तो देखो कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये आई थिंक सब देखो 5 स्क्वायर हो रहे हैं, 25, 25 और 25, और जिसको आप लिखोगे तो 5√3 हो जाएगा, ठीक है, 5√3 यूनिट्स। तो क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि पैरेलल निकालना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक लाइन लिखनी है, और उस लाइन का और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समझ गए होंगे। ये एनटी की तरफ सॉल्यूशन था, तो आई थिंक सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई एडवांस में आया होगा, और ये एनटी वाले या जेई मेंस वाले जरूर उनको फॉलो करते हैं जेई एडवांस के एग्जाम को, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत सारे मेथड है, ठीक है। वैसे बच्चों को ये सबसे पहले याद आता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर लो, काफी हद तक आंसर आ जाता है, ठीक है। दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये वाली साइड का ये आंसर है, तो मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो इसके साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर तो इंटीग्रेशन है, तो ये कट गया होगा, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो इधर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कट गया, लेकिन राइट साइड में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस a, और इधर क्या आएगा, sin x माइनस 2 cos x। पहले लॉग के अकॉर्डिंग होगा और फिर अंदर इनपुट का होगा, तो cos x और 2 sin x हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, इनको कंपेयर कर लेना है। तो मैं इसको sin cos में कन्वर्ट कर देता हूँ लेफ्ट साइड को, तो 5 ये sin x और नीचे कितना आएगा, sin x माइनस 2 cos x, राइट। इधर देखेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो sin x माइनस 2 cos x, ये यहाँ पे आ गया, प्लस a cos x प्लस 2 sin x, राइट। अब डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आपका आ जाएगा sin x माइनस 2 cos x, राइट। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गए दोनों। अब मेरे पास में जो वैल्यू बची है उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर कैसे कंपेयर करेंगे, साइन की टर्म कितनी आ रही है, जैसे 5 आ रही है, ठीक है। कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ
साइन एक्स एंड कॉस एक्स, राइट। तो साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना 5 है, राइट साइड से कितना आएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 1, इधर साइड से कितना आ जाएगा, साइन एक्स का कोफिशिएंट 2a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2a। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, कितनी आएगी 2, a की वैल्यू कितनी आएगी 2। क्वेश्चन में a की ही वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो बहुत ही इजी अप्रोच है, इस तरह से भी आप इस टाइप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। नाउ मैं बढ़ो आगे, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए ठीक है, ये भी उन्होंने भी क्या रखा था, राइट है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर से 3 स्टार क्वेश्चन मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि b क्रॉस c की वैल्यू a वेक्टर के इक्वल है, फिर a क्रॉस b की वैल्यू c इक्वल है, और c क्रॉस a की वैल्यू b के इक्वल है। इतना ठीक है। अब आप देखो, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बॉक्स प्रोडक्ट का आइडिया दूंगा। यहाँ पे देखिए बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर लेट से अगर मैंने इसको सी से डॉट किया, अगर मैंने सी उसको सी ए से डॉट किया, किससे डॉट किया, ए डॉट ए, ठीक है। तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बी सी ए का बॉक्स हो गया, और ये कितना आ जाएगा मोड ए स्क्वायर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बताओ, इतना बताता हूँ। तो सिमिलरली अगर मैं इनके भी बॉक्स कर लेता हूँ, बॉक्स का आइडिया मुझे कहाँ से मिलेगा, ये ऑप्शन से मिलेगा, ठीक है। तो बॉक्स यहाँ से भी करेंगे तो इधर क्या आएगा, ए बी सी का बॉक्स, और इधर से मोड सी स्क्वायर, और इधर से क्या आ जाएगा सी ए बी का मोड, और इधर से, ठीक है। मैंने वेक्टर का साइन अभी नहीं लगाया पर आप समझ गए होंगे। अच्छा बताओ, बी सी ए का बॉक्स या ए बी सी का बॉक्स या सी ए बी का बॉक्स, ये तो बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए बी सी का बॉक्स विच कैन बी मोड ए स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर और मोड सी स्क्वायर, एयर वेक्टर साइन इज आल्सो देयर। तो मुझे अभी इतना रिजल्ट पता लग चुका है, ठीक है। ये रिजल्ट मैंने पता लगा लिया स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन से। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट याद होने चाहिए प्रॉपर्टी वाले, ठीक है। क्या आपको ये पता है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए हो, तो आप लिख सकते हो ए बी सी का होल स्क्वायर। कितने लोगों को पता है कि ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी क्वेश्चन में कितना दे रखा है बताओ, देख के बताओ कैसे, ए सी दे रखा है, बी क्रॉस सी ए दे रखा है, और ये बी दे रखा है। राइट साइड प्रॉपर्टी से लिखा है, लेफ्ट साइड आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से आ गया, ठीक है। अच्छा ये दोनों स्केलर होते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी सी का बॉक्स इक्वल टू 1, क्या लिख सकते हैं, ए बी सी का बॉक्स इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कैसे, ये पावर एक कैंसिल आउट कर देंगे, जो बचेगा वो। तो ये आपका यहाँ से मिल गया, तो बी ऑप्शन आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये अगर आपके पास में आ गया तो फिर बाकी की इंफॉर्मेशन पे आप जा सकते हो क्या, तो हम बाकी के बारे में भी कुछ भी नहीं कह सकते, दिस इज, अच्छा हाँ, अब इसमें पूछा है कौन सा ट्रू नहीं, ठीक है, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये तो ट्रू है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ये तो ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू मिल गया। अब चेक करते हैं, अब देखो ये, इसी को यहाँ पे समझो, एक मिनट सॉरी, इसको यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 है, तो मोड ए भी 1 हो जाएगा, मोड बी और मोड सी भी कितना आ जाएगा 1, ये आने के बाद, राइट। तो ये भी सही है, ये भी करेक्ट है, और इन तीनों को ऐड करेंगे ये भी आ जाएगा। तो ये रॉन्ग होना चाहिए बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉट ट्रू, तो हमारा आंसर डी आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नॉट ट्रू पूछा है, तो इस वजह से ये सही हो जाएगा, राइट। तो क्या ये आइडिया लेके चलना था, आपको बॉक्स प्रोडक्ट बनाते जाना है, और जैसे बॉक्स प्रोडक्ट का आपको कॉन्सेप्ट आ जाए तो ये प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले याद आनी चाहिए, राइट। अगर ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद है तो आप इसको, इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन, लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिट प्रॉब्लम
और बच्चों लिमिट के अंदर तो आपको बहुत भरोसा होना चाहिए, ठीक है। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना आ रहा है, ये आपका सेक एक्स माइनस कॉस एक्स आ रहा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ आप स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, कुछ स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई करो। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं प्रॉपर्टी लॉग की लगाता हूँ, तो लॉग में दो एडिशन एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को साइन कॉस में बदल देता हूँ, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे कितना रहेगा कॉस एक्स। क्या समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो क्या देंगे मुझे? अगर पता हो तो सबको दिमाग में चमक जाना चाहिए। ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, पता है ये तो इसके फैक्टर ही होते हैं। और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स और इधर से आ जाएगा कॉस एक्स। क्या समझ में आया? ये मैंने कैसे लिखा, लिख लिया। अब आपको यहाँ से प्रॉपर्टी लिमिट की लॉगरिथम बार लगानी, लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कॉस तो 1 हो जाएगा और साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो मैं अब नेक्स्ट लिख रहा हूँ, आप मुझे समझने में साथ में। लॉग 1 प्लस एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा ऐड हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 हो रहा है, तो हम नीचे भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 ये रख लेंगे, तो ऊपर भी इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि, अच्छा ये साइन स्क्वायर एक्स है, कितने लोग मानते हैं कि एक्स स्क्वायर बन गया होगा और कॉस 1 बन गया होगा, ये तो 1 बन गया और ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया, राइट। अब देखो ये वाला पार्ट, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अब अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं हो। ये पूरा पार्ट ये 1 हो जाएगा लिमिट के अकॉर्डिंग, कितना हो जाएगा, लिमिट के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और जो रिमेनिंग है इसमें से ऊपर से x कॉमन आएगा तो ये 1 प्लस 0, तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 1, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनली एक्स को 0 रखना है जब डिफाइन हो जाए। तो इस क्वेश्चन में यही करना था, पहले कुछ बेसिक फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, देन लिमिट के बेसिक रिजल्ट। ओके चलिए हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो आपको दो चीज दिख रही है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देन उसका डिफरेंशिएशन। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो पहले वो आपसे सिंप्लीफाई करने की कहेंगे, देन उसको डिफरेंशिएट करना, राइट। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने में कट जाना, तो मैं क्या करूंगा, केवल इस वाले पार्ट को अभी फोकस करूंगा, कोट इनवर्स, देखो लिख लेता हूं 3 cos x और sin x अपॉन cos x और 3 sin x। इसकी पावर को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केवल इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बार कॉट इनवर्स है, ठीक है, तो अंदर वाले को मैं कुछ 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए cos से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10x और 1 माइनस √3 10x ऐसा लिख सकते हैं। हाँ अगर ऐसा लिखना आपको समझ में आ गया तो ये अंदर वाला पार्ट क्या है आपका, ये आपका है 10 π/3 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 π/3 एंड 10x है या नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉट इनवर्स, तो ये हो जाएगा 10 π/3 प्लस x, राइट। अब ये कॉट इनवर्स है, अंदर 10 है, राइट, और मुझे यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि मेरा x 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे मेरा x प्लस π/4 किसके बीच में जाएगा, तो ये आपका जाएगा किसके बीच में जाएगा, ये 3 π/4 बन जाएगा और इधर से क्या बन जाएगा, π/4 बन जाएगा, ठीक है, इसके बीच में जाएगा। अब इससे क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं कॉट इनवर्स देख रहा हूं अंदर और बाहर कॉट इनवर्स है और अंदर क्या है 10 है, तो एक काम करते हैं इसको पहले कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, बाद में अपन क्वाड्रेंट वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखेंगे।
तो ये कॉट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, π/2 और ये थीटा है तो π/4 माइनस एक्स, राइट। अच्छा अब देख लो ये काटने की स्थिति में है या नहीं, ठीक है। कॉट इनवर्स, एक मिनट में उसको थोड़ा सा, बच्चों यहाँ पे गलती कई बार कर लेते हैं बच्चे, डायरेक्टली काट देते हैं, बट काटते समय ध्यान रखना है कि हमारे क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए, ऐसा है। अब π/4 माइनस एक्स का मुझे क्वाड्रेंट चेक करना है, राइट। यहाँ पे उसको अलग से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक मिनट। अब बताओ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 के बीच में, तो माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस π/2 से 0 के। अब π/4 इसमें ऐड करो तो ये π/4 और ये कितना हो गया, ये आपका माइनस का π/4। अब ये माइनस से कि π/4 से π/4 के बीच में जा रहा है, माइनस के π/4 से π/4 के बीच में जा रहा है, तो क्या मैं कॉट के अंदर ही काट सकता हूँ क्या, कॉट के अंदर ही काटना अलाउ है या नहीं। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी हमने गलती कर दी थी, उसको चेक कर लेते पहले। ये π/3 है तो ये π/3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, π/6, π/2 में से π/3 जाएगा तो π/6 माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसमें तो अभी ऐसा कुछ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना नहीं, तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो π/6 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आगे तो π/6 माइनस एक्स, अब उसके ऊपर स्क्वायर लगा रहा है, क्या लगा रखा है, स्क्वायर। तो फाइनली हमारी वैल्यू, अब कलर चेंज कर लेते हैं, 2y के इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, π/6 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो अब देखो मुझे क्या करना था, डिफरेंशिएट तो करना था, तो इसको आप ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस π/6, ताकि आपको दिक्कत नहीं है समझने में, स्क्वायर है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो 2y डैश इज इक्वल टू 2x माइनस π/6, ये यहाँ से कट गया, तो y इक्वल टू x माइनस π/6, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, y इक्वल टू x माइनस π/6। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, और क्वाड्रेंट का नॉलेज आपको साथ में रखना ही, ठीक है। तो होपफुली ये पार्ट आप समझ गए होंगे। अच्छा कब पूछा था, यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, x माइनस π/6 आ गया हमारा, इसी ऑप्शन। मैं थोड़ा चेक कर रहा था कि गलती तो कोई नहीं है, ठीक है, राइट है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, PNC का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0, 2, 4, 5 एंड नॉट डिविजिबल बाय, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5, यानी 5 से डिविजिबल कितने नहीं होने वाले नंबर फाइंड आउट करने, 4 डिजिट की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, टोटल नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल नंबर निकाल लेते हैं, और टोटल में से 5 के डिविजिबल हटा देंगे, 5 डिविजिबल, तो हमारे पास में क्या बचेंगे, जो नंबर बचेंगे वो नॉट डिविजिबल बाय 5 हो जाएंगे। तो टोटल कितने आएंगे बताओ, टोटल अगर मैं निकालना चाहूँ तो टोटल में तो कोई कंडीशन नहीं, 4 बॉक्स बना दो, ठीक है। फर्स्ट प्लेस को मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ, इसको 3, इसको 2 और 1, तो 18 आ जाएंगे। 18 क्या आ जाएंगे, टोटल लेटर बनने चाहिए, ठीक है। अब उसमें से पूछा है कि 5 से डिविजिबल, ठीक है, 5th डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अच्छा डिविजिबल बाय 5 करने के लिए मुझे 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी, एंड डिजिट को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एंड डिजिट पे 0 चिपका दिया, एंड डिजिट पे लेट से 0 रख दिया, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, 5 से डिविजिबल तो होगा। अब ये रिमेनिंग प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, 3, 2, 1, तो ऐसे नंबर कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे, जिसके एंड में 0 आ रहा होगा। अच्छा अब दूसरा केस क्या हो सकता है, जिसके एंड में 5 आ जाए तो भी 5 से डिविजिबल होगा, तो मैं 5 को पीछे चिपका देता हूँ। अब 5 रखने के बाद में अब मेरे पास में 0 है, तो इस जगह को मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, ये 4 तरीके हो सकते हैं। तो टोटल 5 से डिविजिबल कितने हो गए, 10, तो मुझे नॉट डिविजिबल बाय 5
निकालने थे, नॉट डिविजिबल बाय 5 कितने होंगे, ये टोटल आपके हो जाएंगे 18 और 18 में से 10 हटा दिए तो 8 नंबर ऐसे बनेंगे जो डिविजिबल बाय 5 नहीं होंगे। ठीक है, आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। हाँ, यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 63/8 देन वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप बताओ अगर n इवन है, n इवन है तो मिडिल टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म कौन सी होती है, tn/2 प्लस 1 तक टर्म होती है, कौन सी होती है, tn/2 प्लस 1 होती है, राइट। तो n हमारा कितना है, 10 है, तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी आपकी, t5 + 1 कितनी हो जाएगी, n की जगह 10 रख दिया तो 5 + 1 हो जाएगी। यानी मुझे 6th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो t6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10c5, एक कम रखना होता है, 1/x की पावर 10 - 5 और x sin x की पावर भी कितनी हो जाएगी, 5। यहां से देखोगे तो ये आपके पास में x से x कट गया, sin की पावर 5 और इधर कितना है, 63/8 है। अब मुझे क्या करना है, अब कैलकुलेशन सॉल्व करने की, और इस कैलकुलेशन के अंदर आपको sin x की वैल्यू निकालनी है। तो 10, 9, 8, 7 और 6 और इधर से 5, 4, 3, 2 और ये 60, अच्छा इसके साथ में ये भी है, इसको मत बोलो, sin की पावर 5x और 63/8। तो देखो यहाँ से ये तो 10 से काट देगा और ये कितनी बार काट देगा, 4, 2 टाइम काट देगा और ये इसको 2 टाइम काट देगा, ये यहाँ से कट गया। तो मैं यहाँ से अच्छे से देख पा रहा हूँ, sin की पावर 5x 1/32 हो रहा है, जिसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5। तो मेरे पास में sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, राइट। ये sin x की वैल्यू होगी 1/2। अच्छा, sin x की वैल्यू 1/2 तब तो आसान है, ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 2, तो ये आपका इसको लेंगे तो 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2, तो 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0, राइट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉग का है, सॉरी इंटीग्रेशन का है, प्रॉपर्टी है और आपको क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले कुछ बेसिक बात आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा। तो देखिए, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केवल इंटीग्रेशन पे आपको फोकस करिए, -π से π, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साइन मॉडुलस है और 1 + tan² और dy है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अच्छा, अब मुझे बताओ इतना कि ये जो अंदर वाला पार्ट दे रखा है sin y और 1 + tan²y, इसके अंदर ये वाला देखेंगे कंप्लीटली इनसाइड, अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट, ये क्या इवन है या नहीं, ये इवन है या नहीं, ये अंदर वाला पूरा पार्ट इवन है। और इवन के अंदर क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं, इवन के अंदर प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, ये 2 आगे आएगा 0 से π और ये पार्ट हो जाएगा sin y और ये 1 + tan², ये होता है sec² dy, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया, सबको अच्छे समझ में आ गया। अभी भी ये इवन है, अभी भी ये इवन लग रहा है, ठीक है। 0 से π के बीच में साइन में कोई दिक्कत आएगी नहीं और सेक के पर स्क्वायर है, इसलिए इसको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 से अब और हाफ कर दिया मैंने, और ये मॉडुलस मैंने क्यों हटा दिया था, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन के ऊपर से मॉडुलस हटा दिया था। अब मेरे पास में जो पार्ट बचा होगा वो एक तो ऐसा बचा होगा √sin y और ये sec² y ऊपर जाके cos y बन जाएगा और dy। क्या इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अब तो इंटीग्रेशन बहुत आसान सा है, कैसे, sin y को t रखें तो ये dt है, ये पूरा पार्ट क्या है, dt है। तो आप लिमिट चेंज करोगे sin y को t, तो cos y dy = dt।
लिमिट क्या हो जाएगी, 0 रखने पे 0, π/2 रखने पे 1, तो √t dt। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन बहुत ही फेवरेट है, 2/3 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3, तो ये 8/3 आ रहा है। अच्छा, इस इंटीग्रेशन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो 8/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कितना आएगा, 2। ये आंसर है इसका। तो दो प्रॉपर्टी लगानी थी आपको स्टार्टिंग में, इवन वाली, देन फिर इवन वाली प्रॉपर्टी लगा लेनी थी, राइट। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, एडवांस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हम एडवांस का और यही वाले इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक एक करके इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो A1, A2, A3 से A11 तक कुछ रियल नंबर है, जिसमें A1 की वैल्यू पता है और 27 - 280, लेकिन हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन ये है, ये क्या चीज बताना चाह रहा है, ठीक है। ये आप देखोगे अच्छे से तो आपको बिल्कुल चमकना चाहिए था, A और A-2 इक्वल टू 2AK-1 है, ठीक है। विच इज AP डेफिनेशन, ठीक है। AP यानी अर्थमेटिक की डेफिनेशन है कि नहीं, क्योंकि आपके पास में ये कोई टर्म है AK-1, ये K-2 था, K-1 और AK, तो देखो इसकी टर्म का ट्वाइस यानी मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट और थर्ड के एडिशन के बराबर है। तो बताओ आपकी ये जो सीरीज है A1, A2 से लेके होते हुए A11 तक जा रही है, क्या आपको उसको AP बोलने में कोई परेशानी है क्या? ये AP बोलने में कोई परेशानी है क्या? इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया कि AP में, बस AP के नाम की उन्होंने डेफिनेशन दे दी है, AP के नाम की डेफिनेशन दे रखी है। तो A1 से लेके A11 तक जो सीरीज की बात हुई, सीक्वेंस है, वो क्या होगी, AP में होगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या गिवन है, देखो आपको गिवन क्या है, आपका फर्स्ट टर्म A11 कितना है, 15 है, जिसको हम A एज्यूम करते हैं हमेशा। अच्छा, आगे क्या लिखा है, 27 - 2A2 ग्रेटर देन 0, तो ये आपको कुछ ना कुछ आइडिया देने की बात कर रहा है। A2 कितना होगा, A + D, और ये ग्रेटर देन 0 है। 27 माइनस, यहाँ पे A की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 15 - 2D ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ -2D इज ग्रेटर देन 3, तो D की वैल्यू -3/2 से कम है, यानी मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो इससे तो लेस ही होना चाहिए, जो भी आंसर से निकल गएगा वो मेरा कॉमन डिफरेंस इससे लेस आना चाहिए। मेरे पास में ये दो इंफॉर्मेशन यहाँ से अब तक आ चुकी है, इतनी इंफॉर्मेशन से। अब एग्जैक्टली D कैसे निकलेगा, ये तो पता है, D को एग्जैक्टली निकालना, तो एक कंडीशन और दे रखी है, देखो उन्होंने ये वाली, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर से A11 स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ दिखा है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली को कैलकुलेशन में यहाँ लिखेंगे, तो A1 की जगह A स्क्वायर, A2 की जगह क्या आ जाएगा, A + D का स्क्वायर, राइट, फिर A + 2D का स्क्वायर आएगा, और आगे जाएंगे तो A + 10D का स्क्वायर, राइट, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 × 90। अब आपको क्या करना है, इस सीरीज को सॉल्व करना है। तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए सीधी सी बात है, आपको ओपन तो करना पड़ेगा। तो टोटल टर्म कितनी है, 11 टर्म है, तो A स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, A स्क्वायर यहाँ, फिर यहाँ से स्क्वायर, सब जगह से A स्क्वायर निकल के आएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा तो 11A स्क्वायर होगा, राइट। अच्छा, अब D स्क्वायर के साथ में क्या आएगा, यहाँ से 1 स्क्वायर आएगा, इधर से D स्क्वायर के साथ 2 स्क्वायर आएगा, और यहाँ से D स्क्वायर के साथ में कितना आएगा, 10 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ D स्क्वायर और उसके साथ में सारी सीरीज जो बनेगी वो लिख लेता हूँ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बताओ यहाँ से कितना आया होगा, 2AD, इधर से कितना आया होगा, 4AD, और इधर से कितना आया होगा, 20AD, तो मैं 2AD कॉमन अगर ले लूँ तो यहाँ से 1 बचेगा, 2, और यहाँ से ये 10 बचेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ये जो मैंने लिखा समझ में आ गया। अब आपको सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है, तो ये D स्क्वायर, अच्छा इसका समेशन करेंगे कितना होगा, 10 × 11 × 21/6, राइट, और ये 2AD, और इसके लिखेंगे तो कितना होगा, 10 × 11/2 इक्वल टू 11/90। देखो यहाँ पे 11 सब में से कट रहा है, 11 कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। अब आपके पास में जो भी रिलेशन बचेगा उसमें A एंड D है,
ए की वैल्यू देखो यहाँ पे क्लियरली पता है, ए की वैल्यू कितनी 15 है, तो मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ, ए स्क्वायर की 15 तो 225 हो जाएगा प्लस। अच्छा, इसको आपको काटना चाहिए, तो ये 2 से काटेंगे तो 3 से काट रहा हूँ, तो ये 2 टाइम और इधर 7 टाइम और ये इधर से 5, तो कितना हो गया बताओ, 35d² हो गया, 35d², राइट। और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 5, तो ये 10 ए की वैल्यू 15 और d इज इक्वल टू 90, राइट। अब ये इक्वेशन बच गई, उसमें से भी और कैंसिल आउट हो सकता है, 5 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7d², ध्यान समझना 5 से काट रहा हूँ, इधर से 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 3, तो ये 30d हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 5 से काटेंगे कितना होगा बताओ, ये 5 से काटेंगे तो 75, कितना होगा 5 से काटेंगे और इधर से 5 से काटेंगे तो ये 18 और इधर से 5 से काटेंगे तो ये 45, सर मैंने डबल दिया 75 45, तो 45 में से ये उधर जा रहा है तो ये हटा देंगे, तो 45 में से 18 क्या था 27 आई थिंक बच जाएगा। और यहाँ से मुझे डी की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से क्या मिलेगी, डी की वैल्यू मिलेगी फैक्टराइजेशन करने पे। बस यहाँ पे चेक कर लो, ये क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि वो इस साइड में था, ठीक है। अब उसको फैक्टराइज सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी, मैंने पहले सॉल्व कर रखी थी, तो -3 और माइनस का 6/7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या बोला गया है कि माइनस का 3/2 तो अलाउ नहीं है, -3/2 से लेस ही, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3/2 से लेस होनी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू -3/2 से बड़ी है, इसलिए कैंसिल आउट हो गई। और फाइनली मेरे पास में डी क्या आ गया, देखो ये एडवांस इक्वेशन की ब्यूटी है कि वो लोग पूछते हैं लेकिन बहुत कुछ आपसे इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, इनइक्वलिटी भी चेक करवा देंगे, डेफिनेशन भी पूछ लेंगे, कैलकुलेशन भी चेक कर देंगे, और बाकी तो यही। डी की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई, कैसे माइनस किया है समझ में आया कि नहीं, आपके पास में 2 डी की वैल्यू निकली थी, बस इन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाली एक डी की वैल्यू कैंसिल आउट कर लेनी है, नहीं करने वाली को, डी की वैल्यू -3 आ गई। अब बताओ यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे A1 से A11 तक, इसका समेशन कितना आएगा बताओ, 11/2 2a प्लस 10b होगा, नहीं होगा 2a प्लस 10d होगा। अच्छा, 11/2 और 2 और a की वैल्यू 15 प्लस 10 और d की वैल्यू -3, तो ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 30 होगा, इधर 30 तो 0 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, आंसर 0 था। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन की क्या ब्यूटी थी, राइट। तो ये एनटी का पेपर था आपका, और उम्मीद है कि इस पेपर के थ्रू आपको काफी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो काफी हमने अच्छे लेवल क्वेश्चन किए, एक बार आप गो थ्रू कर लो। देखिए ये बाइनोमियल का क्वेश्चन था, इससे पहले पीएनसी का क्वेश्चन किया था, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ में थे, राइट। ये लिमिट का क्वेश्चन था, ये वेक्टर था, तो आप खुद सोचिए कितने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आपके सामने 1 घंटे के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो जरूर आप अप्रिशिएट करना और अपने साथ वालों को शेयर भी करना, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी, ये क्वाड्रेटिक का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था, और ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट सॉल्व करवा दिया था मैंने, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो होपफुली ये हमारा एनटी का पेपर 10 की सीरीज कंप्लीट हो गई, तो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज।